हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट। एक बार मैं आप सभी का सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश संदीप सर आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बच्चे सामने आया हूं। और इस जानकारी में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, सी टेट 2023 को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। दैट्स मीन सी टेट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनको लेकर हम लोग अपने सारे सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। बच्चे, आप जैसा थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आप फ्री में संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसके पीछे की जो बात है वो क्या है कि आप कैसे अपने सी टेट 2023 के लिए अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक दिन जो है आपकी जो क्लासेस हैं, लगभग वो 3 आवर्स के रिस्पेक्ट में जो क्लासेस चलने वाली हैं, इनका क्लास का मॉड्यूल कैसा होने वाला है, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। और मैं सारी वो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस से लेकर आपके सीटेट के एग्ज़ाम से लेकर क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपसे, आपको इस संस्थान से जुड़कर क्या बेनिफिट हो सकते हैं, या जिन बच्चों ने अभी तक इस संस्थान पे भरोसा किया है उनको कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आप अगर एटलीस्ट कुछ नहीं देख रहे हैं तो आपके सामने एक बहुत सुंदर सी बात लिखी हुई है, बिना किसी, आप अगर आप सस्पिशियस मोड में रहते हैं कि नहीं कुछ ऐसा ही लिखा गया होगा, नहीं बचे, ये बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट है मेरे संस्थान का, जहां पर आप रिजल्ट के नाम पे 98% लिख रहे हैं। लोग 100% की गारंटी देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे, जो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े से वीक रह जाते हैं अपने सब्जेक्ट में, बाई फॉल्ट अगर उनका नहीं निकल पाया है, तो मैंने इस बात को भी बिल्कुल मेंशन किया है कि मेरे यहाँ से 2 बच्चों के ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, तो वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, रिजल्ट के मामले में अगर आप बात करते हैं तो बच्चे, आपके ये जो संस्थान है, जिस संस्थान को आप, जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं, और इस सेक्शन में जिस संस्थान से आप जुड़ने की कोशिश करेंगे या कुछ समय बाद आप जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे आपने एक सही संस्थान का चयन किया। आप इस बात को बहुत गंभीरता के साथ समझें कि सीटेट 2023 अगर है आपके लिए, तो आपके सामने एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका बाई फॉल्ट इससे पहले सीटेट कभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इस बैच, इस संस्थान से जुड़ के अपने इस सीटेट के एग्जाम को बहुत बेहतर नंबरों के साथ क्लियर कर सकते हैं। इनके पीछे की रणनीति कैसे होने वाली है, सीटेट के फॉर्म को लेकर कुछ जानकारी है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। और फिर हम लोग इस एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। उस एग्जाम पैटर्न के साथ साथ फिर हम लोग अपनी तैयारी को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे, उसके बारे में डिस्कशन। चलिए, तो फिर बिना किसी देरी के साथ, जो 2 बड़ी बड़ी बातें थी वो मैंने आपको बताई, क्या कि आप कैसे अपनी इस 2023 के सीटेट जैसी परीक्षा की तैयारी को फ्री में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उनके क्लास का शेड्यूल क्या होने वाला है। आपको रिजल्ट को लेकर बड़ा संशय रहता है कि मैं जिस चैनल से जुड़ रहा हूं, मैं जिस संस्थान से जुड़ रहा हूं या जुड़ रही हूं, कोई भी छात्र, क्या वो संस्थान हमारे लिए उतना वैल्यूएबल है या नहीं है, क्या वो संस्थान इतने डेडिकेटेड हो कि हमारी चीज़ों को समझ पाएगा या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के लिए बच्चे, ये संस्थान आपके लिए हमेशा अपने छात्रों के, छात्राओं के हित में हमेशा काम करता रहा है। और रिजल्ट ही इंसान को कहीं ना कहीं इस बात के लिए पहला अग्रसर करता है, पहली सीढ़ी वो आपको प्रोवाइड कराता है कि आप कहीं ना कहीं संस्थान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तभी उसने इतना बेहतर रिजल्ट दिया। ठीक है, समझिएगा। हम लोगों को अपने लाइफ में इस सेक्शन में अगर आप बात करें तो क्या क्या चीज़ें करनी है, तो बच्चे सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सीटेट ने अपने ऑफिशियल साइट्स पे नोटिफिकेशन निकाल दी है। और वो जो नोटिफिकेशन की डेट है, वो है 27 अप्रैल। ठीक है, इस बार सीटेट अपना 7th एडिशन कराने जा रहा है, 17th एडिशन कराने जा रहा है, 7th नहीं, 17। ठीक है, इस बार जो सीटेट की परीक्षा है बच्चे, 17वीं बार सीटेट अपनी परीक्षा को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। और इस बार भी इसको सीबीएसई ही कंडक्ट करा रहा है। सीटेट का बच्चे ये 17th ऑफ एडिशन है। ठीक है, इस 17th ऑफ एडिशन में एक चीज आपके लिए बहुत जानकारी के साथ है कि सीबीएसई ही इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था, सर कि हमारे पास क्या सिलेबस चेंज हो रहा है। जो जो डाउट है वो आप समझ लें। सर, क्या आपकी कंडीशन में सिलेबस चेंज हो रहा है, क्या सिलेबस चेंज हो रहा है। तो बच्चे, आपकी जानकारी के लिए बता दो, ऐसा ऑफिशियली साइट कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि सिलेबस चेंज हो रहा है। मतलब जो सिलेबस आपने अभी तक का पढ़ा है, उसी सिलेबस को आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है,
साथ ही साथ सिलेबस होने के साथ साथ बहुत सारे छात्रों के मन में ये डाउट है कि सर अगर हम बीएड या बीटीसी, डिप्लोमा या डिग्री किसी भी कोर्स में इनरोल किए हैं, तो क्या हमारे लिए लास्ट ईयर होना चाहिए या वो लास्ट सेमेस्टर रिस्पॉन्सिबल है? ये आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। अगर आप इन सारे डाउट्स को लेकर हैं, हम अपने एग्जाम को सीटेट की प्रिपरेशन को, अगर अब बात आपसे करी जाए कि सर हम सीटेट की तैयारी प्रिपरेशन को लेकर कैसे बात करें, बच्चे ये प्रिपरेशन की बात हो रही है, तैयारी की बात हो रही है कि आप अपनी तैयारी को कितनी किस तरह से बहुत बेहतर बना सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको बताने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन से लेकर उसके ऑफ फिलिंग तक की पूरी बातें बताने वाला हूँ। कम से कम समय में कैसे आप अपने रिजल्ट को फ्रेम कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बच्चे कि जिन भी छात्रों के मन में ये दुविधा या ये संशय रहता है कि सर हम तो अभी बीएड या बीटीसी ने, अभी हमारा फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, तो सर क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा, पहले का जो पैटर्न था वो ये था कि अगर आप बीएड और बीटीसी के, बीएड के 2 वर्षीय छात्र हैं अगर आप, तो लास्ट ईयर में आपका होना बहुत लाजमी है। सेम यही चीज बीटीसी के सेक्शन में थी कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपीयरिंग की कंडीशन मान ली जाती थी, लेकिन अब अपीयरिंग की कंडीशन में कुछ चेंजमेंट हुए हैं और वो चेंजमेंट आपके लिए बड़े प्रॉफिटेबल हैं बच्चे। प्रॉफिटेबल होने का इन द सेंस ये है कि अब अगर आपने बीएड और बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के आप पहले दिन में भी हैं, अगर आपने एग्जाम में अपने आपने आपको किसी भी बीएड या बीटीसी जैसे संस्थान के लिए, बीएड या बीएडसी जैसे डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज में इनरोल भी किया है, आप किसी संस्थान के छात्र हो गए हैं बीएड और बीटीसी के लिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में होना बहुत जरूरी है, अब ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं अगर, तो आप पहली बात तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, मतलब अगर आप बीएड की या बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, तो जाहिर सी बात है आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, भले ही आप फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जानकारी की बात यह है बच्चे कि आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे वो कहीं ना कहीं 27 से स्टार्ट हो चुके हैं, 27 से स्टार्ट हो चुके हैं, 26 मई तक चलेंगे। मतलब जो हमें सीटेट की वेबसाइट पे अपने आप को इनरोल करना है, रजिस्टर करना है, वो 27 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं और 26 मई तक का ये रजिस्ट्रेशन आपके किए जा सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप 26 की इंतजार करिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सीटेट एक बहुत बड़ा एग्जाम है, सेंट्रल लेवल पर कंडक्ट होता है, और अगर सेंट्रल लेवल पर कोई एग्जाम कंडक्ट होता हो तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत होंगे, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत हो जाएंगे तो बहुत सारे सिटी बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाती है। आप किस किस अलग अलग जगह पे जाकर पेपर देंगे? तो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी की गई है कि आप कह सकते हैं कि फॉर्म को जो जितना जल्दी भरेगा उसके लिए उस सिटी उस लोकेशन की सीटें उतनी ही वैकेंट रहेंगे। मतलब आप कह सकते हैं पहले आओ और पहले अपनी सिटी लेकर जाओ, एक तरह का ये कॉन्सेप्ट। 27 अप्रैल से 26 मई तक जब आप चल रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ठीक है अभी तो और दिन बचे हुए हैं, चलिए बाद में भर लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फॉर्म को हमेशा कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर लें। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम देने के लिए कहीं ऐसे शहर मत जाना पड़े या किसी ऐसी सिटी मत जाना पड़े जो आपके घर से बहुत दूर है, आपके लिए बड़ा हैक्टिक हो जाए, ऐसा काम मत करिए। जितना जल्दी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप फिल कर सकते हैं। बात सही है, ये भी बात क्लियर होगी। फॉर्म कब से आप कब तक भर सकते हैं? तो 27 अप्रैल से बच्चे 26 मई के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कौन कौन स्टूडेंट फिल कर सकते हैं? तो जिन भी बच्चों ने बीएड या बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी अगर अपने आप को इनरोल कर रखा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर सीटेट को करने के क्या फायदे हैं, क्यों ये अन्य चीजों से ज्यादा बेहतर है? बच्चे होता क्या है, देखिए, दो तरह के टेट ने आपने सुना होगा, दो तरह के टेट आपने सुना होगा। एक बच्चे स्टेट लेवल का टेट होता है, ये स्टेट लेवल का टेट होता है, और बच्चे एक होता है सेंट्रल लेवल का टेट होता है। तो दोनों में फर्क क्या है सर, क्या डिफरेंस है दोनों बातों में? डिफरेंस है बच्चे,
जब आप किसी स्टेट लेवल के टेट को क्लियर करते हैं तो आप केवल उस राज्य के ही फॉर्म को भर सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। शिक्षक बनने का सबसे पहला पड़ाव जो है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं अगर आपने बीएड बीटीसी डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो जाहिर सी बात है केवल आपकी उस डिग्री और डिप्लोमा से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। राज्य एक पात्रता परीक्षा रखती है या केंद्र सरकार एक पात्रता परीक्षा रखती है अध्यापक या अध्यापिका बनने के लिए। शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना होता है। पहले के टाइम के तहत नहीं है कि आपका मेरिट पे सीधे आधार पे चयन हो जाएगा, नहीं। अब आपको अगर अध्यापक और अध्यापिका बनना है और आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, तो उसके बाद आपको उस डिग्री और डिप्लोमा के साथ ही साथ आपको उस स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना होगा, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, अगर आप स्टेट लेवल के टेट को क्लियर करते हैं तो सिर्फ आप राज्य सरकार, और वो भी उसी राज्य के लिए। स्टेट लेवल टेट के साथ प्रॉब्लम यही है बच्चे, क्यों सेंट्रल टेट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि स्टेट लेवल टेट क्या करता है, वो सिर्फ आपको अपने ही राज्य में फॉर्म को भरने की अनुमति देता है। लेकिन सेंट्रल टेट यदि आपका क्लियर है, तो सेंट्रल टेट क्लियर होने के लिए आपके पास ये मन में डाउट नहीं रह जाता, क्या मैं इस राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती में अपने आप को देख पाऊंगा या नहीं। क्योंकि सेंट्रल लेवल का टेट एक बार अगर आपका क्लियर है बच्चे, तो राज्य सरकार के आप कोई भी फॉर्म अगर आते हैं शिक्षक भर्ती के, तो आप भर सकते हैं। कुछ राज्य सरकार ने इसका विरोध भी किया था, ठीक है ना। जैसे बिहार है, तो बिहार कोई टेट नहीं कराती है, वो अपने सेंट्रल टेट के आधार पे काम करती है, ठीक है। अभी आप रीट को देख रहे थे, तो ऐसे फंक्शन में क्या है, आपको सीटेट को ही क्लियर करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? एस्टेट आपके लिए सबसे अच्छी बात है बच्चे, मौके पे आपके पास सीटेट आ चुका है। जिन बच्चों का दिसंबर से जैन में जो एग्जाम चला था बाय फॉल्ट नहीं क्लियर हो पाया 22 वाला, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है बच्चे, आप इस 2023 के सीटेट को क्लियर करके अपने आप को शिक्षक बनने के एक सबसे पहले पड़ाव में शामिल करें, ठीक है। अगर आपका सीटेट और टेट ही क्लियर नहीं होगा, आप शिक्षक शिक्षिका कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंसेस है समझ में आया? राज्य सरकार का टेट अगर आप क्लियर करते हैं तो राज्य सरकार की भर्तियों में ही आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल का टेट क्लियर करते हैं तो आप आने वाले सारे राज्य सरकार के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं वहां पर स्टैंड अप पोजीशन में रखते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। मतलब अगर सर स्टेट और मतलब अगर आप बात स्टेट लेवल के टेट की करें या सेंट्रल लेवल के टेट की करें, तो सेंट्रल लेवल के टेट की प्राथमिकता ज्यादा हो जाती है इसके रिस्पेक्ट में स्टेट लेवल पे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपना क्षेत्र, अपना स्टेट छोड़कर कहीं नहीं जाना है, तो भाई सेंट्रल लेवल टेट फिर मैं आपके लिए नहीं कह सकता। भाई आप कह रहे नहीं सर मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, मैं उत्तर प्रदेश में ही काम करूंगा, तो भाई आपके लिए स्टेट लेवल टेट है। लेकिन अगर आप एक ऐसी बालक या बालिका हैं जिसका लगता है कि नहीं सर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे एक अच्छे संस्थान से जुड़ने का मौका मिलेगा, मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़ने का मौका मिलेगा, मुझे एक अच्छे आयोग से जुड़ने का मौका मिलेगा, तो आप सीटेट को प्रायोरिटी दे सकते हैं। बात समझ में आई है? स्टेट लेवल टेट और सेंट्रल लेवल टेट में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके दोनों ही एग्जाम क्लियर होने चाहिए, स्टेट लेवल टेट भी और सेंट्रल लेवल टेट भी। भाई जब हम टीचिंग की तैयारी कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम बहुत बेहतर ढंग से अपना स्टेट लेवल का भी टेट क्लियर कर लें और सेंट्रल लेवल का भी टेट क्लियर कर लें। जिस हिसाब से हमें लगता है, रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, वो हम फॉर्म फिल कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल टेट में आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि अभी तक का आपने स्टेट लेवल टेट या सेंट्रल लेवल टेट को केवल क्वालिफाइंग इन नेचर कहा था। बात समझ रहे हैं? कि केवल आप चाहते थे कि हम किसी तरह टेट या सीटेट क्लियर हो जाएं। मेरा आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अब आपको ये मेंटालिटी क्लियर करनी होगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं सर हमारा केवल और केवल पासिंग मार्क आ जाए। आपको ऐसा नहीं बच्चे, पास मार्क्स आपको नहीं चाहिए, आपको केवल और केवल पास होना नहीं है। इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको नो नेगेटिव मार्किंग है बच्चे। आप हमेशा ध्यान रखते हैं कि स्टेट लेवल टेट और सेंट्रल लेवल टेट की जो एलिजिबिलिटी परीक्षा होती है, सर ये कैसी है, ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है बच्चे। केवल आप
पास कर लीजिए, इसे क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। सेंट्रल लेवल का टेट की अगर मैं बात करूं, सीटेट में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। पेपर पैटर्न क्या है वो अभी मैं बात करूंगा, अभी ये ध्यान रखना है कि सीटेट में नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सेंट्रल लेवल टेट और एस्टेट की अगर आप बात करें, एस्टेट मतलब बच्चे यहाँ स्टेट लेवल टेट में, सुपर टेट अभी नहीं बोल रहा हूँ, एस्टेट। सीटेट के पेपर में क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इस तरह से आपको सीटेट और एस्टेट के बीच का डिफरेंस पता चला कि स्टेट टेट क्या है और सेंट्रल लेवल का टेट क्या है। डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं आप, कौन सा टेट बेहतर है? बच्चे आपको ब्रॉड सोचना है थोड़ा सा। राज्य सरकार में भर्ती आ रही, हम तो भरेंगे ना, क्योंकि सेंट्रल लेवल का टेट मेरा क्लियर है। लेकिन उसी राज्य सरकार ने अगर आपको मौका दिया है कि आप एक टेट पास कर लीजिए, आपको उसको भी करना है। सहमत हैं आप? बहुत अच्छे। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप सीटेट का एग्जाम आपके पास, पहले क्या होता था, कोविड से पहले ये वर्ष में 2 बार कराया जा रहा था। कोविड के दौरान आपने देखा कि वर्ष में 1 बार हो रहा था सीटेट। फिर अब सीटेट अगर अपने आप को मॉड्यूल को बेहतर कर रहे तो फिर से उसने जुलाई में एग्जाम कंडक्ट कराया। जो बच्चे बाई फॉल्ट रह गए थे, आप भी अपने आप को फिर से शामिल करके एक बेहतर रिजल्ट की तरफ ला सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बच्चे आगे आने वाले समय में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं ये चीज पास भी होने के कगार पे है। क्या? कि सर जो सीटेट और टेट के मार्क्स हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर के बजाय बल्कि वो 1/4 ऐड किए जाएंगे। अब ये बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि अभी तक का आप क्या करते थे बच्चे, टेट सेक्शन में या टेट सेक्शन में या टेट सेक्शन में आप जानते थे कि इट इज अ क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ ये क्वालिफाइंग करना है नेचर में, ठीक है। अब वो चाहे सीटेट का एग्जाम हो या टेट का, ये भी 150 मार्क्स का है, ये भी 150 मार्क्स का है। आप कहते थे कि सर सीटेट और टेट 150 मार्क्स के हैं, 150 मार्क्स के हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो आपको भी पता है कि यहां पर हमें 60% मार्क्स चाहिए होते थे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते थे? 60%, ठीक है। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो आपको कितने चाहिए होते थे? सोच के देखिए। अगर आप यहां पे बात करते हो मेरे से कि ये जो 60% का पैरामीटर है, 150 मार्क्स के रिस्पेक्ट में 60 नंबर की जो मेरिट है आपकी, 15 6 90 नंबर अगर लाते हैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चे तो वो क्वालिफाई कर जाते थे उस एग्जाम को, ठीक है। लेकिन यही चीजें थोड़ी सी अगर आप आगे चलेंगे तो अब आपको 55% मार्क्स, मतलब अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो अब आप ये जो 66% है, 60% है, इसे आप 55% के रिस्पेक्ट में रखोगे। इसे आप कितने परसेंट के रिस्पेक्ट में रखोगे? 55%। मतलब मार्किंग के आधार पे जनरल कैंडिडेट्स को 90 मार्क्स चाहिए होंगे, जबकि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को कितने चाहिए थे? 82 मार्क्स चाहिए थे। समझ पा रहे हैं आप? ये बड़ा फैक्टर है बच्चे। सीटेट और टेट में आपने क्या किया, 150 से मार्किंग कर ली है, 15 6 90 यहाँ पे आ चुके हैं, 55% के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ चुके हैं। ये मैटर करता है कि आपकी कैटेगरी कैसी थी, आप जनरल कैटेगरी में थे, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में थे, आप ऐसी कौन सी कैटेगरी में थे? बात समझ रहे हैं? साथ ही साथ जब आप अपने स्टेट लेवल पे होते हैं तब तो आपको वहां पे जनरल कंक्लूड किया जाएगा, आप कहीं अदर स्टेट लेवल पे जाएंगे, रिजर्वेशन का भी खेल आपके अपने स्टेट लेवल पर है। आप किसी और बोर्ड के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको जनरल कैंडिडेट्स की तरह काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें समझने का फैक्टर ये है, जैसे ही आपके एग्जाम ने कह दिया या आने वाली वैकेंसी में अगर आपको ये पता चला कि सर हम आपके टीईटी और सीटेट जैसे एग्जाम का 1/4 ऐड करेंगे, आपकी मेरिट में हम 1/4 ऐड करेंगे, तो आप बताइए क्या आप इस बात से संतुष्ट हो पाएंगे? जिन बच्चों ने 90 मार्क्स ही लाए हैं या जिन्होंने 82 मार्क्स ही लाए हैं, आप बताइए अगर आपके नंबर का 1/4 ऐड किया जाएगा तो आपको कितना नुकसान होने वाला है। यहीं पर वो बच्चे होंगे जो 90 मार्क्स के रिस्पेक्ट में कहीं उनके मार्क्स आ रहे होंगे 130 140, वो आपसे कितना बेहतर स्कोर कंडक्ट कर लेंगे, और आप सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। कहने के लिए तो आप टेट और सी टेट पास हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जॉब से बहुत दूर होंगे। और अगर इसके साथ अगर आप जॉब से बहुत दूर होते हैं तो मुझे नहीं लगता आपके टेट या सी टेट करने का कोई फायदा है।
मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको गेन करना है बच्चे, ठीक है। मतलब यहाँ से ये पता चला कि सर सीटेट और टेट जैसे एग्जाम में हमें सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं होना है, बल्कि बेहतर नंबर से क्वालिफाई करना है, ठीक है। सिर्फ हमें क्वालिफाई नहीं करना, बेहतर नंबर से क्वालिफाई करना है, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि हमारा जो टारगेट है बच्चे, ये जो यूट्यूब सेक्शन पे जो आपकी क्लासेस चलेंगी आपके सीटेट को ध्यान में रखते हुए, मेरा टारगेट है बच्चे, या हमारे संस्थान का आपके प्रति टारगेट है कि आप 135 प्लस को टारगेट करें। आप सीटेट में 135 प्लस को टारगेट करें, क्योंकि आपका टारगेट जो है, आपका जो ओरिएंटेड जॉब को लेकर है, वो बहुत बेहतर होना चाहिए, ठीक है बच्चे। हमारा टारगेट आपसे 135 प्लस का रहेगा, और इसी 135 प्लस की रिस्पेक्ट में मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूं। क्या है बातें, समझिएगा। जब आप 135 को टारगेट करोगे बच्चे, 140 को टारगेट करोगे बच्चे, तो जब आप इतने को टारगेट करोगे तो 2-4% कम रहता है, लेकिन आप सेफ रहोगे। बात समझ रहे हो। आपने पहले से ही प्लान किया, सर हमें किसी तरह मेरे 90 आ जाएं, किसी तरह 82 आ जाएं, तो 90-82 से बेटे जितनी तैयारी करोगे उससे कम ही हो रहे होंगे 2-4 नंबर, है ना, बढ़ तो नहीं जा रहे होंगे। लेकिन जब आप प्रिपेयर करते हो, नहीं यार 130 140 चाहिए मुझे, उस हिसाब से प्रिपरेशन होती है, उस हिसाब से आपकी साइकोलॉजी सेट हो जाती है, ठीक है। आपका दिमाग, आपका ब्रेन उसी हिसाब से चलने लगता है। हमें भी वही करना है, ठीक है बच्चे। अगर आप इस सेक्शन में देखोगे तो मैं आपको एक बार मोटा मोटा सिलेबस बता दे रहा हूँ इसी फंक्शन में, ठीक है। और हम आपके लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल है कि मैं आपके सीटेट के लिए, जो आपने कहा ना कि 135 प्लस कैसे आ सकते हैं, तो बच्चे 135 प्लस लाने के लिए आपको इस संस्थान से प्रॉपर वे में जुड़ना पड़ेगा। हम सभी आपके लिए लेकर आए हैं यूट्यूब सेक्शन पे एक प्रॉपर डेली वे में एक प्रॉपर सी मैराथन क्लास। जो हम लोग आपके लिए कर सकते हैं वो ये है कि एक शेड्यूल्ड वे में आपकी प्रॉपर तैयारी को कंडक्ट कराएंगे। इसमें मुझे सिर्फ आप सभी का साथ सिर्फ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आपसे कनेक्ट होते हैं तो आप उनको इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि लोग कनेक्ट हो पाए। बच्चे आज के समय में सही गाइडेंस और सही मैटर मिलना बहुत असंभव जैसा है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सीटेट के नाम पे टेट है, टेट के नाम पे सीटेट है। आपको इनसे बहुत बचना है, ठीक है। तो हम लोग आपकी मदद सिर्फ इस प्रकार से कर पाएंगे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक शेड्यूल्ड वे में हम आपको प्रोवाइड कर पाए, और आपका साथ अगर वहां पे मिलता है हमें, तो चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं। हम लोग सीटेट की सेक्शन में पूरे जितने अभी तक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी एक शेड्यूल्ड वे में पर डे मैराथन क्लासेस लेकर आने वाले हैं, पर डे मैराथन क्लासेस। और हमारे उन मैराथन क्लासेस का जो टाइम है बच्चे, सीटेट को टारगेट करते हुए, सीटेट को टारगेट करते हुए पर डे बच्चे आपकी मैराथन क्लास चलने वाली है, पर डे मैराथन क्लास चलने वाली। ये जो आपकी मैराथन क्लासेस हैं बच्चे, ये पर डे चलने वाली हैं। 6 टू आपकी जो टाइमिंग रहेगी बच्चे, 6 PM की टाइमिंग रहेगी, और ये अप्रोक्स कोई भी टीचर आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे ये क्लास चलने वाली है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे चलने वाले। ये जो 8:30, ये जो लिखा है ना 8:30, 8:30 to 9 o'clock, ठीक है, 8:30 to 9 PM की बात है। पर डे आपकी मैराथन क्लास चलेगी, पर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए 6 PM से 8:30 PM या 9 PM तक का आपको पर डे कोई ना कोई एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इस सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको लाइव इंटरेक्ट रहना है, अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। वो सभी छात्र जिनका कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, उनका कंटेंट क्लियर है, सारी चीजें उनकी क्लियर है, आप प्रैक्टिस के साथ एनरोल होना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है बच्चे। आपको क्वेश्चन के जरिए जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आपसे सिर्फ इतना अपेक्षित है कि आप कहीं ना कहीं लाइव सेशन में बने रहें, आपको सारी चीजें बहुत क्लियर होंगे, ठीक है। सीटेट की जो मैराथन क्लासेस है ये पर डे चलेंगे बच्चे, एटलीस्ट कोई भी क्लास 2.5 से 3 घंटे से कम की नहीं होगी, ताकि आपका जो एक शेड्यूल्ड वे में एक चैप्टर है वो खत्म हो पाए, प्रीवियस ईयर है वो खत्म हो पाए, क्वेश्चन से आप आंसर की तरफ डिस्कशन कर पाए, ठीक है ना। नए नए क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आप बातें कर सकते हैं। एक और चीज समझ लें, जिन बच्चों को अभी तक का सीटेट का सिलेबस ही नहीं पता है,
तो बच्चे 2 लेवल पे आप काम करते हैं। 1 to 5th के लिए एक एग्जाम कंडक्ट होता है और एक एग्जाम कंडक्ट होता है बच्चे 6 to 8th के लिए। 6 to 8th के लिए मतलब आप प्राइमरी और जूनियर सेक्शन कह सकते हैं, प्राइमरी और जूनियर सेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस इन द सेंस, पहले तो आपको ये पता हो कि आपके एग्जाम में आने वाले वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट की पूरी यहाँ पे आपको बातें बता दे रहा हूँ और फिर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बच्चे सीटेट में आने वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो आने वाले सब्जेक्ट, जो सीटेट में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, उनको ध्यान देंगे आप। ये 1 to 5 में अगर आप बात करेंगे तो बच्चे चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, सीडीपी आएगा आपके लिए, साथ ही साथ आपके लिए मैथ्स आएगा 1 to 5 में, साथ ही साथ बच्चे आपके लिए 1 to 5 में ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी आएगा। अब बात करते हैं सर 4th और 5th में हम क्या रख लें, तो 4th और 5th में बच्चे आपके पास 2 लैंग्वेजेस आती हैं। सीटेट या टेट का पेपर आप देते हैं तो वहां पे लैंग्वेज का पोर्शन आता है, और लैंग्वेज का पोर्शन आता है बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हैं वो अपनी मातृभाषा को लेकर चल सकते हैं। तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो आपने L1 के तौर पर किसे यूज कर लिया, हिंदी को, और लैंग्वेज 2 आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, जिस भी भाषा को आप कैरी करना चाहें। आप संस्कृत को चाहते हैं, आप इंग्लिश को चाहते हैं, आप उर्दू को चाहते हैं, आप संस्कृत के साथ चल सकते हैं, आप इंग्लिश के साथ चल सकते हैं, आप उर्दू के साथ चल सकते हैं, आप एसएमईज के साथ चल सकते हैं, कुछ भी। फाइनली ये 1 to 5 का है। सीडीपी आपको पढ़नी है, मैथ्स आपको पढ़नी है, ईवीएस आपको पढ़नी है, हिंदी या इंग्लिश का पोर्शन लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड सेक्शन में चलते हैं तो किस तरह से आपका जूनियर पेपर अलग है। बच्चे सीडीपी तो हमें यहाँ पे भी पढ़नी है, बच्चे मैथ्स तो हमें यहाँ पे भी पढ़नी है, बस ये थोड़ा सा हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। कुछ बच्चे मैथ और साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो वो मैथ साइंस के साथ चलेंगे, है ना। कुछ बच्चे मैथ और साइंस वाले होंगे तो वो मैथ और साइंस के साथ चलेंगे। लेकिन कुछ बच्चे मैथ साइंस वाले नहीं होंगे, बच्चे वो आर्ट साइड के साथ वाले होंगे, तो बच्चे वो सोशल स्टडीज की तरफ चलेंगे। वो किसके तरफ चलेंगे, सोशल साइंस की तरफ, सोशल स्टडीज की तरफ चलेंगे। इनके साथ जीएस फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। आपको सीडीपी आपने देख ली, मैथ और साइंस मिलाकर बच्चे ये ध्यान रखिएगा 150, आपको पता है ना सीडीपी, अभी भी मैंने बताया 150 मार्क्स का होता है। कैसे होता है, तो उसी का ये पैटर्न है बच्चे। सीडीपी है, मैथ्स है, ईवीएस है, हिंदी है, या फिर कोई आपकी सेकेंड लैंग्वेज है। अगर आप सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट आपके पास आ चुके हैं। मार्किंग मैंने पहले बता दी है, 150 मार्क्स है, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सब्जेक्ट के नाम पर अगर आप 6 to 8 पे देखेंगे तो मैथ और साइंस मिला के 60 नंबर कंक्लूड करेंगे। सोशल साइंस स्टडी जीएस मिला के ये 60 नंबर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सीडीपी आपको भी पता है कि हर एक पेपर 30 नंबर का है ना, तो 30 नंबर ये बचे, 60 नंबर ये, 90 नंबर हो गए आपके। अब क्या बचा, तो अब बचे सर ईवीएस, तो सर 1 to 5 में रहता है सर, यहाँ पे ईवीएस नहीं रहता, उसी जगह पे साइंस या सोशल साइंस इंक्लूड हो जाता है, और सर फिर आपकी ये L1 और L2 रहती है। क्या लाइन समझ पाए हैं। सीडीपी कॉमन है, मैथ्स कॉमन है, लैंग्वेज पोर्शन आपके लिए, आपको सिर्फ ईवीएस से अलग होकर चलना है सर साइंस और सोशल साइंस की तरफ। जो हम लोग ईवीएस पढ़ रहे थे, अब हम ईवीएस ना पढ़कर हम साइंस और सोशल साइंस वाला फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। किस तरह से आप अलग हैं, तो सीडीपी और मैथ्स यहाँ पे भी पढ़ेंगे, सीडीपी और मैथ्स यहाँ पे भी पढ़ेंगे। सर लैंग्वेज का खेल था, L1 L2 यहाँ पे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी, तो क्या डिफर है, यहाँ पर हम लोग ईवीएस पढ़ रहे तो यहाँ पर हम लोग साइंस या सोशल साइंस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा विस्तारित क्रम में मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको क्या फायदे होने वाले, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नो नेगेटिव मार्किंग है। हमें एग्जाम को केवल क्वालिफाई नहीं करना है, बेहतर नंबर से करना है। उसमें संस्थान आपकी क्या मदद कर सकता है, तो पर डे बच्चे मैराथन क्लासेस होने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को टारगेट किया जाएगा। यूट्यूब पे आपको इसी द सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पर डे रेगुलर वे में क्लासेस मिलेंगी। इन क्लासेस के साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो मार्क्स हैं बच्चे वो 130 प्लस ही दिखेंगे आपको,
एक बार आप तैयारी करके तो देखें। हमारे यहाँ को जो पिछले वर्ष का जो रिजल्ट है वो 136 हाईएस्ट है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए, बात को बहुत गंभीरता से अगर आप लेंगे तो आपको इस चैनल से जुड़ने पे सिर्फ फायदा ही फायदा है। और मेरा इस संस्थान का फायदा सिर्फ इतना है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे का एक बेहतरीन सा सिलेक्शन दे पाया है, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी बहुत सही लगी होगी और आपके आगे शिक्षक बनने में आपकी बहुत मदद करेगी, क्योंकि एक सही गाइडेंस आपको, एक सही चुनाव आपको एक भविष्य सही दिशा में निर्धारित करता है, ठीक है। तो आज की जानकारी के लिए उम्मीद करता हूं सभी को बहुत पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर भी करें और लोगों को बीच में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि जो लोग इस जानकारी से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं वो भी इसका फायदा ले सकें। मिलता हूं अगली क्लास में आप सभी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।